हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल केमिस्ट्री टीचर आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में 10th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये आपका केमिस्ट्री का बिलियन चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10th नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा दिया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 11th नंबर के क्वेश्चन की। तो 11th में देखिए जरा, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होता है, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है, जो ऑप्शन दिया गया है, इन निम्न ऑप्शन में से वाष्प दाब में सबसे अधिक अवनमन किसमें होगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम पहले बात कर लेते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। ठीक, थोड़ा सा मैंने शायद आप लोगों को कल फार्मूला बताया था। ठीक, अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर से आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, या फिर यहाँ पे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन निकालना हो तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी बिलियन में क्या कहते हैं उसको आंशिक वाष्प दाब, जैसे कि होता नहीं कि भाई आपने बिलियन बना दिया, बिलियन में दो घटक होता है ना, दो घटक में से एक घटक ए होगा, दूसरा बी होगा। ए को हम लोगों ने विलायक माना है, बी वाले को विलेय माना है। ठीक, अब क्या हो जाएगा भाई कि इसमें हम लोगों को किसी एक का आंशिक वाष्प दाब निकालना होगा। तो आंशिक वाष्प दाब निकालने के लिए हम क्या करते थे भाई, आ जाओ, ठीक है। आंशिक वाष्प दाब निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, पी ए बराबर शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब इंटू उस ए का मोल प्रभाज। ठीक, ये करते थे ना। अब इसी फार्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस वाले फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वाले फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू, ध्यान दीजिएगा, ये जीटा ए जो होता है यानी कि मोल प्रभाज ए का, आपको मैंने बताया था कि अगर हम मोल प्रभाज निकालते हैं, दोनों का मोल प्रभाज का सम करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो एक आता है। ठीक, दोनों का मोल प्रभाज का मान एक आता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जीटा ए ना लिख करके 1 माइनस जीटा बी कर सकता हूँ। ठीक है ना, 1 माइनस जीटा बी कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, आगे प्रोसेस में क्या हो जाएगा भाई, पी ए बराबर पी नॉट ए। ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ठीक है, सॉरी जीटा बी, ये हो जाएगा ना। अब इसको हम इधर भेजते हैं, इस वाले टर्म को, इस वाले पूरे टर्म को इधर भेजा जाए। ये टर्म जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, पी नॉट ए इंटू जीटा बी तो रहेगा ही रहेगा। और इस वाले टर्म को जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए, और जब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा भाई, अगर हम जीटा बी निकालना चाहें तो जीटा बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। ठीक है, ये फार्मूला आपका बनता है जीटा बी का, यानी कि बी के मोल के प्रभाज का। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब किसी भी वाष्प दाब में कमी आती है, विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज की वजह से आता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज की वजह से वाष्प दाब में कमी आती है। तो यहाँ पे जीटा बी क्या है भाई, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज है, और उसकी वजह से क्या आ जा रहा है भाई, वाष्प दाब में कमी आ जा रही है। और इसी फार्मूले को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। क्या नाम देते हैं, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। आप लोग इसको नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा, वाष्प दाब के अवनमन में, वाष्प दाब का अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। तब यहाँ पे एक बात आती है वांट ऑफ फैक्टर की। वांट ऑफ फैक्टर ये होता है कि अगर हमने कोई ऐसा अवाष्पशील विलेय पदार्थ को लिया है, ठीक है, ठीक, जो बहुत ज़्यादा आयनित हो जा रहा है, हमने उसको घोला और वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो गया और पूरे के पूरे आयन बना दिया है। तो जब पूरा का पूरा आयन वो बना देगा भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, उसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा आएगा। और जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा आएगा,
उसमें वाष्पशीलता कम देखी जाएगी, यानी कि उसका अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन बढ़ जाएगा, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं मोलारिटी से लेकर। फर्स्ट वाले की मोलारिटी 0.1 है, सेकेंड वाले की मोलारिटी 0.1 है, और थर्ड वाले की मोलारिटी 0.2 है, फोर्थ वाले की मोलारिटी 0.1 है। इन चारों की मोलारिटी अप्रॉक्स में है। ठीक है, इन चारों की मोलारिटी क्या है? अप्रॉक्स में है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं, ये तो मोलारिटी लगभग सेम ही है, तो हम बात ये करने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा विलेय पदार्थ है, कौन सा ऐसा विलेय पदार्थ है जो कि ज़्यादा अवाष्पशील है। तो इसमें हम अगर बात करना चाहें तो सबसे ज़्यादा अवाष्पशील आपका आएगा बैरियम क्लोराइड। क्या आएगा भाई? बैरियम क्लोराइड आएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा यूरिया आएगा, यूरिया। फिर उसके बाद आपका आएगा NaCl, फिर आएगा ग्लूकोज। NaCl के बाद आएगा ग्लूकोज। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन, यानी कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जो कम वाष्प बना रहा है या फिर अवाष्पशील है, तो इसमें है बैरियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन कौन सा होगा? निम्न में से कम वाष्प दाब वाला कौन सा विलयन होगा? ये क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन के जैसे ही है। जैसे आपने 11th क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 12th वाला क्वेश्चन भी वैसे है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी अप्लाई होगा। आप लोग 11th क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को लगा करके 12th वाले क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए हम लोग 13th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13th के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13th क्वेश्चन आपका है, 13th क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है कि HCl एवं H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है। ठीक है, आपसे बात ये कर रहा है कि अच्छा, एक बात आपको बता दूं, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, आपने दो पदार्थों का विलयन बना दिया है, ठीक, और उसको आपने इतना गर्म कर दिया कि कुछ भाग वाष्प बन के उड़ गया। ठीक है ना, मान लीजिए किसी पदार्थ का कुछ भाग वाष्प बन के उड़ गया, लेकिन उसमें का कुछ भाग अभी भी रह जाएगा। ठीक है ना, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, यानी कि वो साथ नहीं छोड़ना चाहता है। ठीक है, उसका जन्मों जन्म का नाता हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी कि हम उसको और अधिक गर्म करके बाहर नहीं निकाल सकते भाई। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, आपका कुछ एग्जाम्पल में हम बता देते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, अगर हम एल्कोहल और जल की बात करते हैं, C2H5OH की बात करते हैं, प्लस में H2O के विलयन की बात करते हैं, तो इन दोनों का क्वाथी मिश्रण आता है 95%। ठीक है, और आपका दिया गया HCl एवं H2O का, तो HCl प्लस H2O, इन दोनों का स्थिर क्वाथी मिश्रण कितना परसेंट होता है भाई? इन दोनों का होता है 20%। ठीक है, कितना होता है? 20% होता है। मैं आप लोगों को कई सारे विलयनों का एग्जाम्पल दे दूंगा, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट, विलयन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैं उसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है, सारे टॉपिक को उसमें मैं वन शॉट में पढ़ा दूंगा। ठीक, जिससे ही आपका ये क्वेश्चन वाला पार्ट सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक वन शॉट लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपके सारे के सारे टॉपिक को विलयन के पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, सिंगल शॉट में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, आपका कितना परसेंट बन रहा है? 20% बन रहा है। 20 कहाँ है? ये है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे मूव किया जाए। हाँ, आगे मूव करते हैं। आगे है आपका सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन है? आपसे ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन है। ठीक है, अगर हमें क्वथनांक की बात करनी है, किसकी बात करनी है? क्वथनांक की बात करनी है, तो ये क्वथनांक सीधे सीधे बात कर रहा है एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन की बात कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का अप्लीकेशन आगे भी कई सारे क्वेश्चंस में होने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा हम लोग। अच्छा, आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया तो था ना कि जो हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म में पढ़ते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म में मैंने आप लोग को 4 टाइप बताया था कि अणुसंख्य गुणधर्म में 4 तरह के होते हैं। एक तो मैंने बताया था, क्या बताया था भाई, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा मैंने बताया था क्या कहते हैं इसको, क्वथनांक का उन्नयन हो गया। तीसरा मैंने बताया था हिमांक का अवनमन। चौथा मैंने आपको बताया था परासरण दाब। क्या बताया था भाई, परासरण दाब बताया था। ठीक, तो अभी आप लोगों को मैंने बता दिया क्या कहते हैं अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन भी अभी फार्मूले में लिखे थे कि नहीं लिखे थे, जीटा बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, अभी आप लोगों ने देखा था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात कर लेते हैं भाई, क्वथनांक का उन्नयन। किसकी बात कर लेते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। ध्यान दीजिएगा क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं। ब्लैंक पेज लेकर के आ जाइए जरा, ये खाली नहीं है क्या यहाँ पे, चलिए इतने में हो जाएगा, कर देते हैं, प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम बात करने जा रहे हैं एक आजा नीचे, हमने एक बर्तन में लिया है विलेय पदार्थ को। किसको लिया है भाई, विलेय पदार्थ को ले लिया है। ठीक है, और विलेय पदार्थ कैसा है, अवाष्पशील है। कैसा है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा सर सारे के सारे क्वेश्चन ही कराते चले जा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर रहा हूँ। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट का अप्लीकेशन आ रहा है, मैं सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाते चला जा रहा हूँ। ठीक है कि नहीं, ठीक है, एक बार नहीं, मैं कई बार आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक, ठीक है ना। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये अवाष्पशील है और ये जो है विलेय पदार्थ है। विलेय पदार्थ को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस में मैंने विलायक पदार्थ ले लिया है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये विलायक कैसा है, वाष्पशील है। विलायक कैसा है भाई, वाष्पशील है। अरे बंजा, ये है विलायक और ये विलायक आपका है वाष्पशील। ठीक है ना। अब भाई बात ये होती है कि जब ये अवाष्पशील है, आप इसको चाहे जितना गर्म करो वाष्प बनेगा ही नहीं, लेकिन जो वाष्पशील है भाई उसको आप गर्म करोगे तो वाष्प बनेगा। विलायक जो पदार्थ है वो वाष्पशील है, आपने उसको गर्म किया उसमें से वाष्प बनेगी। ठीक, जब आपने इन दोनों को मिला करके विलयन बना दिया ए बी टाइप का, भाई क्या बना दिया आपने, ए बी टाइप का जो विलयन बना दिया है, अब क्या हो जाएगा, बी के अणुओं की तो वाष्प बन रही थी, लेकिन सॉरी ए के अणुओं की तो वाष्प बन रही थी लेकिन बी के अणुओं की वाष्प नहीं बन रही थी। अब जब विलयन आपने बना दिया तो ए के अणुओं का तो वाष्प बनेगा फिर भी विलयन में, लेकिन बी के अणुओं का वाष्प नहीं बनेगा, परंतु बी के अणु उसमें उपस्थित हैं, इसीलिए ए के अणुओं को वो दबा देंगे। ठीक है ना, यानी कि वाष्प के दाब में कमी आ जाएगी और इसी को हम लोग कहते हैं अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। क्या कहते हैं भाई, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा इसको ग्राफ के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये है जिराफ, जिराफ नहीं ग्राफ। अच्छा, इसको मिटा देते हैं यार, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, समझ गए हो ना इतना। हाँ, ये वाला पार्ट, यानी कि आपने विलयन बनाया था, विलयन बनने के बाद ए की वजह से तो वाष्प बनेगा लेकिन बी की वजह से वाष्प नहीं बनेगा। ठीक, चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे बात ये करने जा रहे हैं कि हम लोग ग्राफ कैसे बना सकते हैं इसका। तुम नीचे जाओ, और यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को रखेंगे, क्या रखेंगे, टेम्परेचर को रखेंगे और यहाँ पे वेपर प्रेशर को रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या रख दिया भाई, वेपर प्रेशर को रख दिया। अब बात ये होती है कि कोई पदार्थ क्वथन कब करता है, यानी कि उबलता कब है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम उसको इतना तापमान दे दें, इतना तापमान दे दें कि उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाए। ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर जब आ जाएगा और जैसे हल्का सा आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वो वाष्प बनने लगेगा। ठीक है ना, आपको कोई पदार्थ को उबालना है तो भाई उबलेगा कब, जब उसका वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटीएम होता है। और जब आपने इतना टेम्परेचर दे दिया है कि कोई पदार्थ का जो वाष्प दाब है 1 एटीएम के बराबर हो जाए, तभी उसमें से वाष्प बनेगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, तभी बनेगा ना भाई।
हाँ तभी बनेगा। अब बात ये करते हैं कि मान लीजिए आपने किसी विलायक पदार्थ को लिया था, आपने किसी विलायक पदार्थ को लिया था और जब आपने इतने टेम्परेचर पे गर्म किया है यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक आपने इस टेम्परेचर पे जब आपने गर्म किया है तब इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका दाब हो जा रहा है, 1 atm के बराबर हो जा रहा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अब कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि आपने विलायक पदार्थ में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया है। क्या मिला दिया है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया है। आपने इसमें जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया तो आपको इतना ही प्रेशर प्राप्त करने के लिए, वाष्प दाब प्राप्त करने के लिए आपको टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि विलेय पदार्थ तो अवाष्पशील था, उसकी वजह से वाष्प बन नहीं रहा था। अब कंडीशन क्या हो गई भाई, आपने विलयन बना दिया। जब विलयन बना दिया तो विलायक के द्वारा जो वाष्प बन रहा था उसमें भी कमी ला दे रहा है। अब अगर हमें उतना ही वाष्प दाब प्राप्त करना है जितना कि विलायक का था शुद्ध अवस्था में, तो उस केस में विलयन की जब अवस्था आ जाएगी तो आपको टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इनिशियल का टेम्परेचर था T0B, मतलब शुद्ध अवस्था में विलायक का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं TB, यानी कि अशुद्ध अवस्था, विलयन की अवस्था, जब उसमें आपने विलेय पदार्थ को मिला दिया तब उसका वाष्प दाब। TB को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, शुद्ध अवस्था को रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसके गैप को, यानी कि इस टेम्परेचर का जो गैप है भाई, फिर से लिखें इसको, T0B, ये TB और इसके टेम्परेचर के बीच का जो गैप है वो होता है कितना भाई, डेल्टा TB। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये गैप है। डेल्टा TB क्या है भाई, गैप है। डेल्टा TB क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। डेल्टा TB क्या है, डेल्टा TB गैप है। ठीक है, डेल्टा TB क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा TB गैप हो जाएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेल्टा TB का मान कैसे निकालें। तो डेल्टा TB ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डेल्टा TB होता है, पता नहीं होना चाहिए, नहीं पता है तो बता ही देते हैं यार। डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलालिटी। किसकी मोलालिटी? विलेय पदार्थ की मोलालिटी। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, विलेय पदार्थ की मोलालिटी। ठीक, मतलब मोललता। ठीक है ना, यानी कि हमें अगर देखना है डेल्टा TB तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती किसके है, मोलालिटी के। किसके मोलालिटी के? विलेय पदार्थ के मोलालिटी के। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाना चाहें, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, अगर इसको हम हटाना चाहें तो इस केस में आप क्या कर सकते हो भाई, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, डेल्टा TB बराबर, इसके स्थान पे हमें कुछ स्थिरांक लाना पड़ेगा, और स्थिरांक होता है KB। क्या होता है भाई, KB होता है। क्या होता है, हाँ, स्थिरांक क्या होता है, KB होता है इनटू मोलालिटी। ये फार्मूला एक बनेगा, एक फार्मूला तो एक बना ये वाला, लेकिन कंडीशन एक और आ जाती है कि जब आपने किसी ऐसे विलेय पदार्थ को लिया है जो अवाष्पशील है तो, परंतु आपने जब उसको घोल दिया तो उसकी वजह से वो सारे के सारे आयन में टूट जा रहा है। क्या हो जा रहा है भाई, सारे के सारे आयन टूट जा रहा है। तो उस केस में हमें फार्मूला लिखना पड़ता है डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू M। अब बात यहाँ पे ये आती है कि I क्या होता है, I क्या होता है भाई, I वांट हाफ फैक्टर होता है। I क्या होता है, I वांट हाफ फैक्टर होता है। आप लोग ये सारी चीज़ें देख लीजिए, आसानी से समझ लीजिए, क्योंकि इसका अप्लाइकेशन अभी बहुत सारे सवाल पे आने वाला है। ठीक है ना, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है। अब बात हम कर लेते हैं कि ये I क्या है भाई, I वांट हाफ फैक्टर होता है। I का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब कहोगे सर अभी तो आपने I बताया, I के जगह पे आपने n लगा दिया है, आपने अल्फा लगा दिया है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस, आपने जिस पदार्थ को तोड़ा है उसका नंबर ऑफ आयंस, आयनों की संख्या। और अल्फा क्या प्रदर्शित करता है कि आपने जो पदार्थ लिया है क्या उसको जब आपने घोला तो क्या पूरी तरीके से घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है अल्फा, यानी कि आयनन स्थिरांक को, आयनन स्थिरांक को, हाँ आयरन स्थिरांक को, डिसोसिएशन कांस्टेंट को। ठीक,
ठीक है कि नहीं, ठीक है। और जब पूरी तरीके से कोई पदार्थ घुल जा रहा होता है, मतलब सारे के सारे आयन में टूट जाता है, तो वहां पे अल्फा के जगह पे हम लोग 1 लिखते हैं। अल्फा का मान कितना आता है भाई, वहां पे अल्फा का मान आता है 1। कितना आता है, 1 आता है। और यन का मान मतलब कितने आयन बन रहे हैं, यन का मतलब कितने आयन बन रहे हैं। आपने किसी पदार्थ को जब तोड़ा, किसी में घोला, तो उस केस में कितने आयन बन रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे फार्मूले आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, ठीक है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाना ही पड़ेगा। हाँ, सवाल कौन सा था भाई, ये तो हो गया था। कहाँ पहुंच जा रहे हैं यार। पेन ले लेते हैं पहले। आजा पेन, जादू की पुड़िया, चल नीचे। पेन आ गया है। इसका तो आंसर कौन हो रहा था भाई, ये हो रहा था। हाँ, यहाँ पे 12th नंबर के क्वेश्चन की बात हो चुकी थी यार। 12th नंबर के क्वेश्चन की बात हुई थी ना। अच्छा, 13th नंबर का क्वेश्चन हो गया था। 12th नंबर का क्वेश्चन ये था आंसर। ठीक, हाँ 12th नंबर का क्वेश्चन वो था। अब बात कर लेते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन। यानी कि जैसा कि आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, 12वें नंबर को एक बार और आप लोगों को समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सबकी मोलालिटी से मोलरता सबका समान दिया गया है। मोलरता सबका क्या दिया है भाई, समान दिया गया है। पर बात ये होती है कि कौन सा अवाष्पशील है, कौन सा वाष्पशील है, यानी कि किसकी वजह से वाष्प कम बनेगा, यानी कि अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन ज्यादा आएगा। ठीक, आपसे पूछ रहे हैं कि निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला कौन सा विलयन बनेगा भाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या क्या आ रहा है भाई। आपको पहले हम लिख देंगे कि सबसे ज्यादा अवाष्पशील, ठीक है, माने कि किसकी वजह से कम वाष्प दाब बन रहा है, वही तो पूछा ना। हाँ, कम वाष्प दाब। कौन ज्यादा अवाष्पशील है भाई, कौन ज्यादा अवाष्पशील है, यहाँ पे आपको दिया गया है K2SO4। ठीक है, फिर उससे कम आपका आएगा, मतलब कि ये बहुत ज्यादा अवाष्पशील है। फिर उससे कम अवाष्पशील कौन होगा, उससे कम आपका हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा भाई, उसके बाद आपका आएगा NaCl आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर कौन सा है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। और ये जो 14th नंबर का क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे है। 14th नंबर का क्वेश्चन 12th वाले क्वेश्चन के सेम कॉन्सेप्ट पे है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको सॉल्व तो कराया था ना, शायद मैंने भूल गया क्या। अच्छा, 15th नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 15वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि Kb का मान 0.52 दिया गया है, जो कि केल्विन पर मोल दिया गया है, केल्विन पर मोल होना चाहिए, केल्विन पर मोल दिया गया है। ठीक है, और कोई ऐसा पदार्थ हमने लिया, कोई ऐसा पदार्थ नहीं, यहाँ पे दिया गया है कॉपर क्लोराइड हमने ले रखा है, जिसका आणविक द्रव्यमान 134 है। कितना है भाई, 134 है। और उसका दिया गया द्रव्यमान कितना है, 13.44 है। 13.44 दिया गया द्रव्यमान। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हट जा, चल तू इधर आ जा, यहाँ पे लास्ट में जा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब तो दिखाई दे रहा है। यदि Kb का मान 0.52 केल्विन पर मोल दिया गया है और आपको ऐसा पदार्थ दिया गया जो कि कॉपर क्लोराइड है, और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो, कितना होता है भाई, आणविक द्रव्यमान आपको दिया गया 134.4 दिया गया है। और बात क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है कि आपको इसका दिया गया द्रव्यमान, यानी कि प्रश्न में आपको इसका कुछ द्रव्यमान दे रखा है। कितना दे रखा है, 13.44 ग्राम दे रखा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जलीय विलयन का क्वथनांक उन्नयन कितना होगा, जलीय विलयन का क्वथनांक का उन्नयन कितना होगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, जलीय विलयन के क्वथनांक का उन्नयन कितना होगा। ठीक, ठीक है ना। हाँ, तो अभी मैंने क्वथनांक के उन्नयन का फार्मूला पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, क्यों नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पदार्थ कौन सा दिया गया है भाई,
आपको पदार्थ दिया गया है कॉपर क्लोराइड। जादू हो रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ गया? हट जा। हाँ, 15वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, पेन यूज कर लेते हैं। चलिए आ जाइए। ठीक है, 15वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ठीक, आइए जरा। 15वें में आपको क्या दे रखा है भाई? हाँ, आपको दे रखा है कौन सा पदार्थ? CuCl2 दे रखा है। ठीक है, और इसका आणविक द्रव्यमान कितना है होता है भाई? आपको दे भी रखा है 134.4 होता है। अरे क्या लिख दिया, 134.4 होता है। और आपको क्या दे रखा है भाई? आपको दे रखा है कि आपको प्रश्न में इतना द्रव्यमान हमने दे दिया है। कितना दे दिया है? गिवन वेट, गिवन वेट कितना दिया गया है भाई? गिवन वेट आपको दिया गया है 13.44 ग्राम। 13.44 ग्राम आपको दे रखा है। और केबी का मान कितना दे रखा है? केबी का मान आपको दे रखा है कितना भाई? केबी का मान दे रखा है आपको 0.52 केल्विन पर मोल। ठीक है, इतना आपको दे रखा है केबी का मान। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन कितना होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्वथनांक के उन्नयन की बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को फार्मूला फिर से रिवाइज कराते हैं। 2 फार्मूले मैंने लिखा था। कितना फार्मूला मैंने लिखा था भाई? 2 फार्मूला लिखा था कि नहीं लिखा था? कौन कौन सा लिखा था बताइए जरा। डेल्टा टीबी बराबर क्या क्या दिया गया था भाई? क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी क्या क्या दिया गया? एक था नहीं, एक तो दिया गया था। क्या दिया गया था भाई? दिया गया था केबी इंटू विलेय पदार्थ की मोलालिटी। और दूसरा क्या दिया था? दूसरा आपको दिया था, दूसरे नंबर पे आपको दिया था डेल्टा टीबी बराबर, यही दे रखा था ना। दूसरा फार्मूला दे रखा था। अब यहाँ पे बात ये होती है कि इसका मान दिया गया मोलालिटी, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं आई, वांट ऑफ फैक्टर को थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं। कहाँ पे लिखा जाए यार इसको? अगला पेज देखते हैं खाली है कि नहीं है। अगर इसको हटाएंगे तो ये मिट जाएगा। कर देते हैं यार, कर लेंगे, इतना तो जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन का एक पार्ट और दिया गया है कि आपको जल दिया गया है 1 किलोग्राम। कितना दिया गया है? 1 किलोग्राम, यानी कि आपको कितना दिया गया है? 1000 ग्राम दिया गया है। वाटर दिया गया है, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे। वाटर आपको दिया गया है कितना भाई? H2 आपको दिया गया है 1000 ग्राम। कितना आपको दे रखा है? चलिए आई फाइंड आउट करते हैं। पहले हम आई निकालते हैं। वांट ऑफ फैक्टर कहाँ से आएगा? ध्यान दीजिएगा, वांट ऑफ फैक्टर कहाँ से आएगा? वांट ऑफ फैक्टर इधर से आएगा। अच्छा, किधर से आएगा? कहाँ से आएगा? वहाँ से आएगा। हाँ, आई पहले निकालते हैं। तो आई बराबर क्या होता था? अभी मैंने फार्मूला लिखाया था ना। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है आपका 1 + n - 1 इंटू अल्फा होता है। अब बात ये होती है कि ये n कहाँ से हम निकालें। ठीक है, n कहाँ से निकालें? तो n बराबर आपका क्या है भाई? देख लो जरा। अगर हम कॉपर क्लोराइड को तोड़ते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हम कॉपर क्लोराइड को तोड़ते हैं तो कॉपर पे 2 पॉजिटिव आयन आता है, प्लस में 2 क्लोरीन का 1 आयन आता है। आता है कि नहीं आता है? यानी कि इसका n कितना दिया गया है? चार्ज 3 दिया गया है, तो माने कि 1। अब इसको हटा देते हैं यार, n वहाँ पे निकाल तो लिए। तो I बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 1 + 3 - 1 इंटू 1 अल्फा।
का मान यहाँ पे 1 आएगा। क्यों 1 आएगा भाई? अल्फा क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। जब कोई पदार्थ पूरी तरीके से घुल रहा होता है, संपूर्ण आयनों में टूट रहा होता है, तो अल्फा का मान 1 आता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, तो 3 - 1 बचेगा 2, 2 1 कम 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। तो आई बराबर आ गया आपका 3 आ गया। 1/2 फैक्टर का मान 3 आ गया है। अब बात हम कर लेते हैं भाई कि अब इस फार्मूले पे कैसे रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूले पे कैसे हम लोग रख सकते हैं। फार्मूले पे हमको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो मोलालिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मोलालिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि आपको डेल्टा टी बी निकालना है, तो डेल्टा टी बी बराबर क्या कर देते हैं भाई? आपको तो आई मैंने निकाल के दिखा दिया, 3 आ रहा है 3 इंटू के बी का मान कितना दे रखा है? के बी का मान दे रखा है 0.52 दे रखा है। अरे हट जा, 0.52 दे रखा है। अब बात ये होती है कि भाई मोलालिटी कहाँ से निकालें, यानी कि मोलालता कैसे निकालें। मोलालता का मतलब क्या होता है भाई? अच्छा फार्मूला बता दो आप लोग। मोलालता का फार्मूला क्या होता है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें? किलोग्राम में। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे यहाँ पे निकाल सकते हो भाई? हाँ, आप लोग कैसे निकाल सकते हो, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कहाँ पे लिख देते हैं? यहीं पे लिख देते हैं, ब्रैकेट में करके लिख देते हैं। कितना रखा है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे भाई? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, ठीक है ना। लेकिन आपको हाँ, जल ही तो दिया गया, जल ही तो जीवन है। जलीय विलयन का क्वथनांक नहीं, उसका 1000 दिया गया है, यानी 1 ग्राम, 1 ग्राम का 100 ग्राम दे रखा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम मोल लिखेंगे। पहले मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिया गया द्रव्यमान दिखाई दे रहा है, दे रहा है। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 13.44 बटे आणविक द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई? आणविक द्रव्यमान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? कहाँ गया? 134.4 दे रखा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये तो आपका आ जाएगा मोल। क्या आ जाएगा भाई? मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। और आपको क्या दे रखा है? जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1000 ग्राम। कितना दे रखा है भाई? 1000 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1000। जब आपने इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इतने टर्म को आप सॉल्व करोगे, तो आपका मान आएगा 3rd नंबर का आंसर, यानी कि 0.16 आएगा 3rd नंबर का आंसर। आप लोगों का 3rd ऑप्शन आ जाएगा भाई, 3rd ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, और उसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारे क्या 5 क्वेश्चन करा। अब एक बात बता दूं, क्वेश्चन यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैटर ये कर रहा है कि मैंने कितने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन कराने का तो मैं कई सारे करा सकता हूँ, पर क्या है भाई कि मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो आपको समझना है, सीखना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। पढ़ने का तो भूल जाओ, ठीक है ना। पढ़ाई कुछ नहीं होता, आपने पढ़ा किसी चीज को, उसको आप क्या कर जाओगे भाई? भूल जाओगे। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, तो हमें वो जीवन भर याद रहता है कि नहीं याद रहता है? ठीक है, वो हमेशा याद रहता है कि नहीं याद रहता है? याद रहता है ना भाई। तो इसीलिए हम लोगों को सीखने और समझने पे फोकस करना है, ना कि पढ़ने पे। भाई पढ़ाई का मतलब ही यही तो है, सीखो और समझो। ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से सीखिएगा। अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को इसको देख लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमारे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि भाई उनको भी तो पढ़ने का मौका मिल सके, है कि नहीं। अच्छी क्वालिटी का नॉलेज उनको भी मिल सके कि नहीं मिल सके भाई? मिल सके ना। हाँ, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।